हेलो वेलकम अगेन। टुडे वील टॉक अबाउट एफिकेसी, पोटेंसी एंड उसके बाद हम बात करेंगे रिसेप्टर बाइंडिंग के बारे में एंड इन दी एंड वील टॉक अबाउट द थेरापेटिक इंडेक्स। अगर हम बात करें एफिकेसी के बारे में तो व्हाट इज़ एफिकेसी? बेसिकली किसी भी दवाई के मैक्सिमम इफ़ेक्ट को हम एफिकेसी कहते हैं और वंस उस दवाई का मैक्सिमम इफ़ेक्ट अचीव हो जाए तो उसके बाद अगर वो आप ज़्यादा देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मतलब इफ़ेक्ट के ऊपर, उसको हम कहते हैं एफिकेसी। दोज ड्रग्स जिनकी वीएमएक्स हाई होती है यानी इरेक्शन करवाने की रफ्तार हाई होती है उनकी एफिकेसी भी जो है हमारे पास हाई होती है, राइट। सो ये इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया है हमारे पास ये हमारे पास ड्रग नंबर ए है जिसका ग्राफ यहाँ शो किया गया है। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि इसने 50% मैक्सिमम रिस्पांस का 50% जो है वो कम कंसंट्रेशन के ऊपर अचीव किया है। तो हम कह सकते हैं इसकी एफिकेसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दीज ड्रग्स जो आपको यहाँ नज़र आ रही है। इन्होंने हमारे पास मैक्सिमम रिस्पांस का 50% जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन के ऊपर अचीव किया है, तो हमारे पास जो इनकी एफिकेसी है वो क्या है, कम है। तो यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है हमारे पास ये जो हमारे पास 50% इफ़ेक्ट है कम कंसंट्रेशन के ऊपर मिला है इस दवाई का हमारे पास, तो इसकी एफिकेसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डीज ड्रग्स। इनका हमारे पास 50% जो रिस्पॉन्स है हमें ज़्यादा कंसंट्रेशन ज़्यादा दवाई देने से मिला है, राइट। लेट्स मूव ऑन। अब हम बात करते हैं पोटेंसी के बारे में। नाउ व्हाट इज़ अ पोटेंसी? पोटेंसी हम कहते हैं कि कितनी अमाउंट में हमें ड्रग देनी पड़ती है किसी इफेक्ट को प्रोड्यूस कराने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड द एफिकेसी ऑफ दैट ड्रग। और एफिकेसी बेसिकली डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर। एक तो डिपेंड करती है रिसेप्टर की एफिनिटी के ऊपर, यानी जिस रिसेप्टर पे दवाई ने जाके बाइंड करना है तो उसकी एफिनिटी कितनी है फॉर दैट ड्रग। और दूसरी पॉइंट होता है हमारे पास नंबर ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट, यानी कितने रिसेप्टर प्रेजेंट है उस हमारे पास ड्रग के लिए। इन दो चीज़ों पे बेसिकली पोटेंसी डिपेंड कर रही होती है, इफेक्ट डिपेंड कर रहा होता है, राइट। बेसिकली जब हम पोटेंसी की बात करते हैं तो पोटेंसी को हम मेजर करते हैं EC50 की बेसिस के ऊपर। EC50 हम कहते हैं हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन के अंदर, कितनी मिकदार के अंदर आपको दवाई चाहिए मैक्सिमम इफेक्ट का हाफ प्रोड्यूस करवाने के लिए, उसको हम कहते हैं EC50। अब जिसकी दवाई की EC50 कम होती है यानी कम मिकदार पे हमें 50% मैक्सिमम रिस्पांस का मिल जाता है, उस दवाई की हम कहते हैं पोटेंसी हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। इसको मैं आप इस डायग्राम से समझाता हूँ। इस डायग्राम के अंदर आप देखें तो हमारे पास जो रेड कलर से डायग्राम दिखाई गई है, रेड कलर से जो हमारे पास ग्राफ दिखाया गया है, इसमें हमारे पास ये वाली जो दवाई है इसका हमारे पास EC50 जो है कम मिकदार, EC50 जो है वो कम है। EC50 जो है 1 पे अचीव हो रहा है, यानी 1 मिकदार में जब दवाई दी गई है यहाँ पे कंसंट्रेशन इसके 1 है तो इस पर हमें EC50 अचीव हुआ है। जबकि अगर आप इस दवाई से कंपेयर करें या इस दवाई से कंपेयर करें तो इनका जो EC50 है वो हमारे पास हाई कंसंट्रेशन के ऊपर अचीव हो रहा है, तो हम कहेंगे इनकी पोटेंसी जो है वो कम है इसके मुकाबले में, इस दवाई के मुकाबले में जिसका EC50 जो है वो कम कंसंट्रेशन के ऊपर अचीव हो रहा है, यानी कम दवाई दे रहे हैं और मैक्सिमम इफेक्ट का 50% हमें जो है अचीव हो रहा है कम मिकदार के ऊपर। तो EC50 जो है वो इनकी ज़्यादा है, कम है, तो इनकी पोटेंसी क्या है, ज़्यादा है, राइट। और एफिकेसी और पोटेंसी बेसिकली आर टू डिफरेंट थिंग्स, तो इसलिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। हो सकता है किसी दवाई की पोटेंसी ज़्यादा हो तो उसकी एफिकेसी कम हो, या एफिकेसी ज़्यादा हो तो पोटेंसी कम हो, तो एनी केस कुछ भी हो सकता है, यानी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं, राइट। अब यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, कहते हैं कि ड्रग ए हैज़ हायर पोटेंसी देन ड्रग बी, हाउ वुड द डोजेज ऑफ ड्रग बी कंपेयर टू दैट ऑफ ए, यानी ड्रग ए की हमारे पास पोटेंसी ज़्यादा है ड्रग बी के मुकाबले में, तो आप ये बताएं कि ड्रग बी का जो डोज होगा वो क्या होगा कंपेयर टू डोज ड्रग ए। अब हम जानते हैं पोटेंसी हम कहते हैं कितनी अमाउंट में हमें ड्रग चाहिए कोई डिज़ायर इफेक्ट को प्रोड्यूस करवाने के लिए। जाहिर सी बात है हमारे पास ड्रग बी की पोटेंसी जो है वो कम है, तो इसका मतलब है हमें ड्रग बी जो है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी, यानी उसका ज़्यादा डोज रिक्वायर्ड होगा एज़ कम्पेयर टू ड्रग ए, क्योंकि ड्रग ए की पोटेंसी ज़्यादा है तो ये कम डोज के ऊपर भी सही काम करेगी, राइट। अब हम बात कर लेते हैं रिसेप्टर बाइंडिंग के बारे में। इफ़ वी टॉक अबाउट रिसेप्टर बाइंडिंग तो आपको दो तरह के रिसेप्टर बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। एक हमारे पास होते हैं एगोनिस्ट। एगोनिस्ट वो होते हैं जो रिसेप्टर के साथ कम्प्लीटली बाइंड करेंगे और उस रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे, यानी उस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देंगे, दैट इज़ कॉल्ड एगोनिस्ट। इसके अलावा कुछ हमारे पास ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे पास रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और रिसेप्टर की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं, उनको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। सो अब इनकी कैटेगरीज की बात करते हैं। अगर हम बात करें एगोनिस्ट की, एगोनिस्ट दो तरह के हो सकते हैं। एक तो हमारे पास हो सकता है फुल एगोनिस्ट। फुल एगोनिस्ट क्या करेगा, मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाएगा, यानी
कम्प्लीटली बाइंड करेगा, कम्प्लीटली बाइंड करवाने के बाद इफेक्ट भी हमारे पास जो है वो मैक्सिमम प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा हमारे पास होता है पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट बेसिकली क्या करवाता है, हमारे पास फुल एगोनिस्ट के मुकाबले में कम रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करवाता है। हमारे पास फुल एगोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट जो है वो सेम साइट के ऊपर ही बाइंड करते हैं। पार्शियल एगोनिस्ट भी जो है वो फुल एगोनिस्ट वाली साइट पे ही बाइंड करेगा। अगर आप पार्शियल एगोनिस्ट और फुल एगोनिस्ट साथ दे देंगे किसी पेशेंट को तो फुल एगोनिस्ट की एफिकेसी जो है वो कम हो जाएगी। ये आपको मैं यहाँ दिखा सकता हूँ, ये इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है, हमारे पास क्या है, फुल एगोनिस्ट है, तो इसका रिस्पॉन्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस पार्शियल एगोनिस्ट। इसका रिस्पॉन्स हमारे पास क्या है, कम है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट बेसिकली दो तरह के होते हैं, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट और नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट जो है वो एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करते हैं, यानी जहाँ पे एगोनिस्ट अटैच हो रहा होता है वहाँ पर ही कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट अटैच करते हैं और क्या करवाते हैं, हमारे पास एगोनिस्ट को रिप्लेस कर देते हैं, उसको हटा देते हैं और उसकी पोटेंसी को कम कर देते हैं। तो एंटागोनिस्ट को अगर आपने हटाना होगा तो फिर आप एगोनिस्ट ज़्यादा दे देंगे, एगोनिस्ट की क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो एगोनिस्ट जो है वो एंटागोनिस्ट को रिप्लेस कर सकता है, राइट। ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये हमारे पास फुल एगोनिस्ट दिया था हमने। फुल एगोनिस्ट पे हमारे पास क्या है, जो 50% डिज़ायर रिस्पॉन्स है वो आपको कम दवाई देने से मिल रहा है यहाँ पे इन केस ऑफ द फुल एगोनिस्ट। फुल एगोनिस्ट के साथ मैंने जो है वो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट जब ऐड किया, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की वजह से हमारे पास क्या हुआ, ये जो 50% रिस्पॉन्स है वो हमें ज़्यादा दवाई देने से मिल रहा है। इसका मतलब है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ने हमारे पास क्या किया, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ने हमारे पास बेसिकली ड्रग की पोटेंसी को कम कर दिया, राइट। इसके अलावा हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट जो है वो एक्टिव साइट के ऊपर अटैच नहीं करते हैं, वो साइट अदर देन एक्टिव साइट यानी एलोस्टेरिक साइट के ऊपर अटैच करते हैं। ये भी हमारे पास ड्रग की एफिकेसी को कम करते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होता है कि आप अगर ज़्यादा एगोनिस्ट डालेंगे तब भी इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इन्होंने एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई ही नहीं किया होगा, राइट। अब यहाँ पे एक सवाल दिया गया है कि कहते हैं कि ड्रग ए एंड ड्रग बी दोनों सेम रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करती हैं, लेकिन जब हम ड्रग ए को अकेला देते हैं तो हमें रिस्पॉन्स फुल मिलता है, जब ड्रग बी को अकेला देते हैं तो रिस्पॉन्स हमें हाफ मिलता है, और जब दोनों दवाइयों को साथ दें तो रिस्पॉन्स हमें कम मिलता है। मतलब कम तो नहीं मिलता, मतलब मैक्सिमम रिस्पॉन्स हमें मिलता है। इससे हमें एक बात पता चल रही है कि हमें अगर दोनों दवाइयों को साथ देने से मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिल रहा है तो हमारे पास जो ड्रग बी है वो एंटागोनिस्ट नहीं हो सकती। अगर वो एंटागोनिस्ट होती तो मैक्सिमम रिस्पॉन्स हमें ना मिलता। तो ड्रग बी को देने से हमें हाफ रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो उसका मतलब है तो वो एगोनिस्ट, क्योंकि रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। एंटागोनिस्ट होती तो रिस्पॉन्स हमें ना मिलता, लेकिन वो हमें कम मिल रहा है तो हमारे पास क्या है, ये ड्रग भी हमारे पास पार्शियल एगोनिस्ट है, राइट। बस इसको हमने इस तरह डिसाइड किया कि जब दोनों को हम साथ दे रहे हैं तो रिस्पॉन्स हमें फुल मिल रहा है। इट मीन्स ड्रग बी इज़ नॉट एंटागोनिस्ट, इट इज़ एगोनिस्ट, लेकिन ये पार्शियल वाला एगोनिस्ट है, राइट। लेट्स मूव ऑन। अब हम बात करते हैं थेरापेटिक इंडेक्स के बारे में। नाउ व्हाट इज़ द थेरापेटिक इंडेक्स। थेरापेटिक इंडेक्स को बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं ड्रग की सेफ्टी को मेजर करने के लिए, और बेसिकली ये हमें रिलेशन शो करता है। हमारे पास थेरापेटिक डोज जो है वो रिलेशन को शो करता है बिटवीन थेरापेटिक डोज। थेरापेटिक इंडेक्स हमें रिलेशन शो करता है थेरापेटिक डोज और टॉक्सिक डोज के बिटवीन। थेरापेटिक इंडेक्स को हम मेजर करते हैं, हम TD50 को डिवाइड करते हैं ED50 से। TD50 बेसिकली हम कहते हैं वो डोज मीडियन टॉक्सिक डोज, यानी वो डोज के ऊपर 50% पेशेंट्स को एडवर्स इफेक्ट हुए हैं, या अगर एनिमल्स की बात हो तो उसको हम कहते हैं LD50, यानी वो डोज के ऊपर 50% एनिमल्स हमारे मर गए हैं, उसको हम कहते हैं TD50। TD50 को हम डिवाइड करते हैं ED50 से। ED50 हम कहते हैं वो डोज के ऊपर हमें 50% पेशेंट्स के अंदर जो है वो इफेक्टिव रिस्पॉन्स मिला है। इनको डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है थेरापेटिक इंडेक्स। आपको ये यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पे एफिकेसी और टॉक्सिसिटी दिखाई गई है। ये ED50 यहाँ आपको इस कंसंट्रेशन के ऊपर मिल रहा है, इस कंसंट्रेशन के ऊपर ये दवाई जो है वो 50% इफेक्ट को शो कर रही है। अगर इस दवाई की मिकदार हम बढ़ा दें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इस कंसंट्रेशन के ऊपर ये TD50 में कन्वर्ट हो रही है, यानी यहाँ पे ये टॉक्सिक हो रही है। अब ये जो हमारे पास ये जो गैप है बिटवीन द इफेक्टिव डोज एंड टॉक्सिक डोज, इस गैप को हम कहते हैं थेरापेटिक इंडेक्स। इस गैप विंडो को ही हम थेरापेटिक इंडेक्स कहते हैं, और जी जितनी बड़ी होगी उतनी हमारे पास दवाई सेफ होगी, राइट। यानी उतनी मिकदार हमें बढ़ानी पड़ेगी टॉक्सिसिटी कॉज करवाने के लिए, राइट। अब वंस अगेन यहाँ पूछ रहे हैं थेरापेटिक इंडेक्स किस तरह हम मेजर कर सकते हैं। हम इसको इस तरह मेजर करते हैं
TD50 को हम डिवाइड करते हैं ED50 से, और इन दोनों के दरमियान में जितना ज़्यादा फासला होगा उतनी हमारे पास दवाई जो है वो सेफ़र होगी। इसको हम कहते हैं थेरापेटिक इंडेक्स। थेरापेटिक विंडो जितनी बड़ी होगी उतनी दवाई हमारे पास थेरापेटिक विंडो जितनी बड़ी होगी उतनी हमारे पास दवाई ज़्यादा सेफ़र होगी, राइट। और थेरापेटिक इंडेक्स को बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स की सेफ्टी को मेयर करने के लिए। सेफ ड्रग्स की थेरापेटिक इंडेक्स जो है वो ज़्यादा होती है, और वो दवाइयाँ जिनकी थेरापेटिक इंडेक्स जो है हमारे पास कम होती है, दे रिक्वायर मॉनिटरिंग। फॉर एग्जांपल वारफेरिन, लिथियम, डिजॉक्सिन, इन दवाइयों की थेरापेटिक इंडेक्स कम होती है, थेरापेटिक विंडो जो है वो इनकी नैरो होती है, तो इनको मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। थेरापेटिक विंडो जिन दवाइयों की बड़ी होगी तो वो दवाइयाँ इफ़ेक्टिव होंगी, वो दवाइयाँ सेफ़ होंगी, राइट। और उन दवाइयों में क्या होगा, हमें कम डोज के ऊपर थेरापेटिक रिस्पॉन्स जल्दी मिलेगा, और उनकी टॉक्सिसिटी को कॉज करवाने के लिए हमें ज़्यादा डोज देना पड़ेगा, यानी उनकी वाइड थेरापेटिक विंडो होगी और वो दवाइयाँ हमारे पास क्या होंगी, सेफ़र होगी, राइट। अब हमारे पास ये सवाल दिया गया है, हमारे पास एक दवाई है डायज़ेपाम, जो हमारे पास क्या है, गाबा रिसेप्टर का एगोनिस्ट है। अब इसके साथ एक कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है जो हम देते हैं, जिसको हम कहते हैं फुलामाजिनिल बेसिकली इज़ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ द गाबा रिसेप्टर। इसको इस्तेमाल करते हैं डायज़ेपाम के ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए। अब पूछा जा रहा है हमारे पास ये वाली जो दवाई है ये डायज़ेपाम की एक्टिविटी के ऊपर क्या करती है। बेसिकली ये दोनों जो है वो क्या है, ये वाली दवाई जो है वो क्या है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। तो ये क्या करेगी, ये एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करेगी जहाँ पे डायज़ेपाम ने अटैच किया हुआ है। तो डायज़ेपाम को ये क्या करेगी, रिप्लेस करवा देगी, हटा देगी एक्टिव साइट से, और उसकी पोटेंसी को बेसिकली कम करवा देगी। सो ये हमारे पास क्या करेगी, डायज़ेपाम की पोटेंसी को कम करवा देगी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच।